देखो आर्टिकल 366 ब्रैकेट में 29A ऊपर पेज नंबर 1.6 में नजर आ रहा है आपको। तो उसमें जो लिखा हुआ है डीम्ड सेल ऑफ गुड्स, बेसिकली ये सेल ऑफ गुड्स है नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख दिया गया कि इट इज टैक्स ऑन सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स इंक्लूड्स, यानी कि इसको डीम्ड सेल ऑफ गुड्स मान दिया गया। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्यों लिखा गया इसको? मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिख देते इसको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर लिख दिया गया तो पहला कि ये अमेंड होना बहुत मुश्किल है, दूसरा ऑल इंडिया यूनिफॉर्म हो गया, यानी कि कोई स्टेट डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि ये सेल ऑफ गुड्स अब नहीं है। हुआ क्या, इसके पीछे की हिस्ट्री है जो मैंने इससे पहले वाले पेज में लिखी हुई है, क्यों ये अमेंडमेंट लेके आए। पेज 1.5 में आओ, देखो नीचे होगा। तो हिस्ट्री बाद में पढ़ना, पहले यहां पर देखो मैं कहानी समझा देता हूं, फिर हम लोग पढ़ेंगे। एक शुगर मिल शुगर बना के बेचता है, गवर्नमेंट कहती है कि आप, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है प्राइस और कहती है आपको 25 रुपए केजी ही बेचना होगा। तो ये शुगर मिल इसके ऊपर सेल्स टैक्स कलेक्ट करता नहीं था, ना गवर्नमेंट को जमा करता था। इसको स्टेट गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, बोला क्या सेल्स टैक्स दो। इसने कहा कि ये सेल ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग सेल है ही नहीं। आप बताइए क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है प्राइस, ये अपने खुद से तो कर नहीं पा रहा। आज अगर जनरल में देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, 2 पार्टीज होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, एग्रीड प्राइस होना चाहिए। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल मिसिंग है या नहीं है इसमें? जब एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल ही मिसिंग है तो सेल ऑफ गुड्स में आएगा नहीं, और लेवाई का सेक्शन एप्लीकेबल हुआ नहीं, ये टैक्स देगा नहीं। तो ये सारे शुगर मिल कोर्ट में केस जीतते गए। उसके बाद क्या किया गया, एक्ट को अमेंड किया गया। अब देखिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक लाइन लिखी गई, पढ़िए एक बार। नंबर 1, ए ट्रांसफर, आगे वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दैन इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसके बावजूद, ऑफ एनी गुड्स फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट का मतलब उधार में, और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी कि एक्सचेंज में। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, सेल ऑफ गुड्स मानेंगे, और इसके ऊपर सर्विस टैक्स से नहीं लगेगा। तो ये पढ़ाने का यही एक मतलब ये है कि किस ट्रांजैक्शन के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन के ऊपर जहां पर गवर्नमेंट फिक्स कर देती है प्राइस, और उस गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइसेस का अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स से नहीं लगेगा। तो सर्विस टैक्स में भी लिखना पड़ेगा। तो हमने डेफिनेशन ऑफ सर्विस में सेक्शन 65B सब सेक्शन 44 में लिखा हुआ है कि ये 6 आर्टिकल, ये 6 क्लॉजेस को हम सर्विस नहीं मानेंगे। ठीक है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन का समझिए आप। कंस्ट्रक्शन में मान लो मैंने कहा आपको लैंड दे दिया, मैंने कहा बिल्डिंग बना के दे दो, और मेरे से लमसम पैसा ले लेना। मुझे ये मत बताना मटेरियल का इतना, लेबर का इतना, मटेरियल प्लस लेबर का मैं आपको 50 लाख रुपया देता हूं। ठीक है। अब आगे देखिए, मटेरियल में क्या क्या आया, सीमेंट, आयरन, फिक्सचर्स एक्सेट्रा, प्लस लेबर में डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी लेबर, तरह तरह की चीजें हैं जो आएंगे, और इसका मैं लमसम अमाउंट दे रहा हूं। अब मुझे जब आप बिल्डिंग बना के देंगे तो वो मूवेबल गुड्स दे रहे हैं या इमूवेबल गुड्स दे रहे हैं? यानी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो पहले हुआ, लेकिन जब वो ट्रांसफर हो रहा है, इट इज ट्रांसफर्ड एज ए मूवेबल गुड्स या इमूवेबल गुड्स? इमूवेबल गुड्स। और सेल्स ऑफ गुड्स में जो बातें हैं वो मूवेबल गुड्स के बारे में बात करता है या इमूवेबल गुड्स के बारे में? मूवेबल के बारे में बात कर रहा है। तो इसने भी यही कहा कि सर मैं मूवेबल तो बेच ही नहीं रहा हूं, आई एम नॉट सेलिंग सीमेंट एज सीमेंट, आई एम नॉट सेलिंग आयरन एज आयरन, फर्नीचर एज फर्नीचर, आई एम सेलिंग होल ऑफ बिल्डिंग। जब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो इमूवेबल है, तो सेल्स टैक्स किस बात का? इसको हम लोग कहते हैं वर्स कॉन्ट्रैक्ट। जो नाम दिया गया है, इसका क्या नाम दिया गया है, वर्स कॉन्ट्रैक्ट। और वर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मटेरियल प्लस लेबर, इनडिविजिबल,
इनडिविजिबल। पढ़िए आप सेकेंड वाला, ए ट्रांसफर ऑफ गुड्स, क्या लिखा हुआ आगे, वेदर एज गुड्स और इन सम अदर फॉर्म। ये सम अदर फॉर्म मतलब अगर सिर्फ गुड्स लिखा हुआ है तो मूवेबल गुड्स के बारे में बात कर रहा है। अगर लिख रहा है ट्रांसफर ऑफ गुड्स वेदर एज गुड्स और इन सम अदर फॉर्म, सम अदर फॉर्म मतलब इमूवेबल, इमूवेबल, इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो उस जमाने में जब सर्विस टैक्स नहीं था तो सर्विस टैक्स तो लग ही नहीं पाया और इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेल्स टैक्स भी नहीं लग पाया। तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा और क्या कहा, डीम्ड सेल, इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। थर्ड, ये देखिए, एसी मान लीजिए 20,000 रुपए का, डाउन पेमेंट कर रहा हूं 2,000 रुपया और बाकी 18,000 में 10 इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूं 1800। बताइए ये गुड्स मेरा कब माना जाएगा, जब मैं डाउन पेमेंट करूंगा या जब लास्ट इंस्टॉलमेंट दूंगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट में। तो सेल्स टैक्स लगना कब चाहिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग सेल कब माना जाएगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट में। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी बोथ, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, लास्ट इंस्टॉलमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट कब मांग रही थी, डाउन पेमेंट पे। कोर्ट में क्या कहा हमने कि सर डाउन पेमेंट में तो सेल ऑफ गुड्स के कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ट्रांसफर डिलीवरी प्लस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप दोनों होना चाहिए, वो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की बात यानी कि ट्रेडर्स की बात मान ली, बोला लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब लड़ाई इस बात पे, प्राइस क्या होना चाहिए, किस प्राइस पे लगना चाहिए। मतलब जिस प्राइस में सेल, जिस प्राइस में ओनरशिप और डिलीवरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उस दिन जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है वो होना चाहिए। बोला उस दिन तो वो सेकेंड हैंड गुड्स बन जाता है, तो डिप्रिसिएटेड वैल्यू पे लगना चाहिए। या फिर जो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो मैं दे रहा हूं उस प्राइस पे लगना चाहिए। तो बताइए कौन से वैल्यू पे लगेगा, डिप्रिसिएटेड वैल्यू या लास्ट इंस्टॉलमेंट। अरे बोल दो, कुछ तो बोलोगे लाइफ में। अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, मान लो सुप्रीम कोर्ट बोल देता लास्ट इंस्टॉलमेंट, तब नहीं, तब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट 1 रुपया का बनाऊंगा। समझ में आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो डिप्रिसिएटेड वैल्यू पे लगेगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और कहा गया कि अगर हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट में अगर आप गुड्स बेचेंगे तो डाउन पेमेंट पे ही लग जाएगा, लेकिन डाउन पेमेंट प्राइस नहीं होगा, फुल वैल्यू पे प्राइस होगा। ठीक है, मैंने इसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट अभी जानबूझ के नहीं डाला है। नेक्स्ट, यहां आइए। अच्छा, मैं प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दे रहा हूं, जनरेटर किराए पे दे रहा हूं, मैं गाड़ी आपको किराए पे दे रहा हूं, बताइए सेल है? किराए पे देना सेल होता है? नहीं। तो लोग क्या करते थे, सेल्स टैक्स से बचने के लिए प्लांट एंड मशीनरी, आपको प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ है 5 साल, और मैं किराए पे कितने दूंगा आपको, 5 साल के लिए, उसके बाद तो मशीन खत्म। प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ है 25 साल, तो मैं कितना साल के लिए किराए पे दूंगा, 25 साल। तो मैं परमानेंट लीज कर दूंगा आपको, और लीज इज नॉट ट्रीटेड एज सेल, तो सेल्स टैक्स लग पाएगा? नहीं लग। तो अमेंड किया गया और अमेंडमेंट में लिखा गया कि लीजिंग आउट ऑफ मूवेबल गुड्स, यानी कि प्लांट मशीनरी कार जनरेटर विल बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। फिर इसमें कहा गया कि अगर मैं आपको किराए पे देता हूं विथ ड्राइवर, अगर जनरेटर दे रहा हूं तो उसका कुछ जो कंट्रोलर है उसको, तो ये सर्विसेज माना जाएगा क्योंकि गुड्स आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर विदाउट ड्राइवर देता हूं तो सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा। पढ़िए एक बार, ए ट्रांसफर ऑफ, जरा ध्यान से पढ़ना, ए ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स, मैंने बोल्ड किया हुआ, राइट टू यूज का मतलब मैंने यूज करने का आपको राइट दिया, यानी कि लीज है, फॉर एनी पर्पज, फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन। यहां देखिए, ये मैं आपको इनकम टैक्स में भी बताया था, मैं अपने आप से कोई पैसा नहीं कमा सकता। याद है जूस की दुकान आप लोगों ने खोली थी, आपस में जूस पिला रहे थे एक दूसरे को, याद है ना। तो वैसे ही आपस में एक दूसरे को कोई चीज बेचोगे या सर्विस प्रोवाइड करोगे तो क्या सर्विस टैक्स लगेगा, क्या सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो आर्मीज वेलफेयर एसोसिएशन के अपने कैंटीन होते हैं जहां पर आर्मी ही वाले खरीदते हैं, आर्मी वाले से कंट्रीब्यूशन लेके उन्हीं का सामान खरीद के उन्हीं को बेचते हैं।
तो सेल है ही नहीं, अपने आप को बेच रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, बोला क्लब और मेंबर्स को सेम पर्सन नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, और सेल्स टैक्स लगाएंगे या सर्विस टैक्स लगाएंगे। ठीक है। एक आखिरी, किसी भी 5 स्टार होटल में आप जब जाते हैं तो रूम बुक करते हैं और उसमें ब्रेकफास्ट फ्री होता है, और आजकल नॉर्मल होटल में भी होने लगा है। ओयो रूम्स में ब्रेकफास्ट के नाम पे 2 ब्रेड और बटर देते हैं, खरीने नहीं केस जो भी है। तो आप जब उस रूम को बुक करते, ब्रेकफास्ट भी साथ में दे रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो गुड से चलो बिक रहा है, होटल क्या बेच रहा है, वो तो आपको राइट टू यूज एक तरह से रहने के लिए दे रहा है। तो जब आप होटल में जब रूम बुक करते हैं तो आपका इंटेंशन क्या है, होटल में रूम में रहना या ब्रेकफास्ट, क्या इंटेंशन क्या होती है आपकी, रहना। ब्रेकफास्ट तो उसके साथ है, एड ऑन है। तो यहां पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, होटल है। तो जब स्टेट सेल्स टैक्स वालों ने कहा सर ब्रेकफास्ट पे तो कम से कम सेल्स टैक्स दे दो, वो तो गुड्स है, वो सर मैंने बाइफरकेट करके थोड़ी किया हुआ है, होटल प्लस ब्रेकफास्ट एड ऑन है 5,000 रुपया, अब इसमें कितने रुपए पे आप लेना चाहते हैं, ये सेल ही नहीं है, और सेल्स टैक्स लगा ही नहीं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और कहा गया इसके ऊपर क्या लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड हो गया फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता इसको सुप्रीम कोर्ट तक। अब सर्विस टैक्स आ गया 94 में। अब लड़ाइयां होने लगी, किसके किसके बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, बोला सर सेल्स टैक्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने लगा, बोला सर होटल पे तो सर्विस दो, सर्विस टैक्स, यहां तो दो लेबर पे सर्विस टैक्स। समझ में आ रहा है किस तरह से लड़ाई शुरू हुई। और फिर क्या हुआ, जब सर्विस टैक्स भी आ गया, इस पे सेल्स टैक्स तो लगता ही लगता था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया। इसके ऊपर सेल्स टैक्स तो लगता ही लगता था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया। कैसा लग रहा है आपको? इसका मतलब सर्विस टैक्स 12%, सेल्स टैक्स 12%, 25% टैक्स लग गया इन दोनों में। मतलब 100 रुपए की चीज में अगर खरीदता हूं तो 25 रुपए टैक्स मेरे पॉकेट से निकाला जाता, कंज्यूमर के पॉकेट से, क्योंकि बर्डन इज पास्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना राइट तो छोड़ा ही नहीं कि हम तो लगा के रहेंगे, जो तुमको करना कर लो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, हम ही झुक जाते हैं, और जो फुल रेट नहीं अबेटमेंट दिया, और बोला ठीक है 15% मत दो, कम दे दो। तो ये अबेटमेंट है, कहीं 60% है, कहीं 40% है। इसीलिए आप देखो जब जीएसटी से पहले वैट लगता था और 6% 12.5% वैट लगता था दिल्ली में, और 6% सर्विस टैक्स लगता था। टोटल कितना होता था, 18.5%। हाँ जी, तो 12.5% वैट, 6% सर्विस टैक्स, टोटल कितना होता था, 18.5%। जीएसटी आया तो कितना लग गया, 18%, 0.5% कम हुआ। समझ में आ रहा है? वैसे अगर पूरे फूड पे 15% लगता तो 12.5% प्लस 15%, तो बहुत ज्यादा हो जाता। तो ये अबेटमेंट दिया गया रेस्टोरेंट सर्विसेज को, 15% नहीं, कितना, 6%। तो यहां वर्स कॉन्ट्रैक्ट और इसमें अबेटमेंट है सर्विसेज में, लेकिन सेल्स टैक्स वालों ने अबेटमेंट दिया नहीं। बोला जब दादाजी कह रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तब हम क्यों पीछे हटे। तब दादाजी ने किसको समझाया, बड़े भैया को। बड़े भैया कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि तुम मान जाओ, तुम मान जाओ। तो वो मान गए। फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, दो इवेंट है या नहीं है इसमें, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मटेरियल प्लस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मटेरियल प्लस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर। बोला एक ही ट्रांजैक्शन में 2 इवेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो सकता है, तो इट इज लीगली वैलिड टू लेवाई बोथ सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स। अब आगे की निकालिए किताब, एकदम लास्ट में देखो, कैन सर्विस